तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपथ्रस्ट इन फ्लूइड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटेशन। तीन टॉपिक है, फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अपथ्रस्ट इन फ्लूइड। वैसे अभी रिवाइज करें तो पास्कल लॉ क्या था, याद है क्या? In a confined, when a pressure is exerted in a confined liquid, it equally and undiminished. It is equally and undiminished transmitted in all directions थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक है, ये था आपका पास्कल्स लॉ। अब आते हैं अपथ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अपथ्रस्ट तो समझ ही गए, थ्रस्ट जो जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। नेक्स्ट आता है बॉयंसी एंड अपथ्रस्ट। तो कोई भी बॉडी है उस पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, बाय ए फ्लूइड। कोई फ्लूइड में है तो फ्लूइड जो है इस पर अपवर्ड फोर्स लगा रही है, इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। ठीक है, बॉयंसी किसका प्रॉपर्टी है, लिक्विड या गैस का, या सिंपली कह सकते हैं फ्लूइड का। टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन ए बॉडी इमर्स्ड इन इट। इसकी वजह से क्या है, उसका वेट हमको कम फील होता है। ठीक है ना। इसको कैसे आप शो कर सकते हैं कि पुशिंग एन एम्प्टी कैन इन वाटर। एक कैन है जो एम्प्टी है, जब कैन को हम इसमें इमर्ज करते हैं तो व्हेन कैन इज फुल्ली इमर्स्ड इनसाइड वाटर, ए कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट स्टेशनरी इन दैट पोजीशन। दिस इज द मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट। जैसे ही उसको ले जाइएगा शुरू में फोर्स बढ़ते जाएगा। एक बार जब इस पूरा अंदर सबमर्ज्ड हो गया तो उसी पोजीशन में रखने के लिए आपको कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट मतलब लगातार वो फोर्स आपको अप्लाई करते रहना होगा। नहीं अप्लाई कीजिएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो सो इट इज द मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट ऑन द कैन। सिमिलरली आप एक कॉर्क को पानी में एक कीजिए, जैसे आप एक कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ताकत लगाना पड़ रहा है। फिर वो अंदर जब सबमर्ज्ड हो जाता है तो आपको जो मिनिमम, क्या बोल सकते हैं, मिनिमम तो नहीं, जो मैक्सिमम होगा वो आपको लगा के रखना होगा, तभी कॉर्क उस जगह पे रहेगा। जैसे ही उसको कम कीजिएगा ये ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली एक बैलून है, उसको आप हाइड्रोजन या एनी गैस लेस डेंसर देन एयर से आप भरिए तो ये ऊपर उठेगा। क्यों ऊपर उठेगा, अपथ्रस्ट यहाँ कौन सा हो रहा है, एयर से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपथ्रस्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, एयर, और ये बैलून क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा। ठीक है ना। ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम इज मोर देन द वेट ऑफ द बैलून, क्योंकि लेस डेंसर से आप भरे हैं। ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसका वेट और अपथ्रस्ट दोनों इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका अपथ्रस्ट या बॉयंसी। अब चलिए, कोई भी बॉडी सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, इसका क्या क्राइटेरिया है। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इस पे एक वेट लग रहा है डाउनवर्ड, वो होगा W। ठीक है, F2 W। यदि F2 इज इक्वल टू W, यदि F2 इज इक्वल टू W तो बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। जब ए वाला फोर्स और ए वाला फोर्स बराबर हो गया तो क्या हो गया, इसी लेवल पे फ्लोट करेगा। इफ F2 इज इक्वल टू W, W क्या है, वेट, W क्या है, वेट, तो बॉडी विल फ्लोट विथ होल ऑफ इट जस्ट इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड। अगर फोर्स जो लग रहा है वेट के बराबर है तो ये पूरा नहीं सबमर्ज होगा,
थोड़ा सा पार्ट सबमर्ज्ड होगा कि ऊपर होगा, ठीक है। सो नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड हो गया नेट फोर्स हो जाएगा एपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, लेस देन नॉर्मल वेट बराबर क्या हो जाएगा, W, ठीक है। अब थ्रस्ट की वजह से मान लीजिए जो भी है थोड़ा सा लगाया है, उसको इतना ही ना वाटर डिस्प्लेस किया, तो इस वजह से अब थ्रस्ट लगेगा, वो अब थ्रस्ट क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, तो इसमें से तो कम ही ना हो गया उतना अब थ्रस्ट। अब ये अब थ्रस्ट इससे कम हो गया तो ये आपका एपेरेंट वेट हो गया। एपेरेंट वेट हमेशा क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेट से कम होगा। ऑन ए फ्लोटिंग नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, एपेरेंट वेट ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज 0। नहीं, ये कुछ और चीज़ बोल रहा है। ये बोलता है कि अगर बराबर है तब उस केस में क्या है, होल ऑफ इट जस्ट इमर्स्ड इनसाइड। ए वाला केस नहीं है, ये ए वाला केस है जिसमें पूरा ये इमर्स्ड है अंदर, ठीक है। तो इसमें ए जो है सो आपका वेट हो गया, ए F2 हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो नेट फोर्स क्या लग गया, F2 माइनस W इज इक्वल टू 0। लेकिन ये पार्शियली जब रहेगा, पार्शियली सबमर्ज्ड है, उस केस में क्या हो जाएगा, एपेरेंट वेट इज लेस देन नॉर्मल वेट, और जैसे ही वो बाहर आ गए तो आपका नॉर्मल वेट हो जाएगा। इफ F2 इज लेस देन W, मैंने F2 कौन सा है, अब थ्रस्ट लग रहा है ना, F2 क्या है, अब थ्रस्ट है। सोच लीजिए यह ज़्यादा होगा, नहीं कम है ना, यदि F2 जो है सो कम है, लेस है किससे, वेट से, तब क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये इसको बॉडी को लेके कहाँ तक चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। सो F2 जो अपथ्रस्ट है, अगर कम है वेट से तो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। अगर लेसर देन है तो ये पार्शियली फ्लोट करेगा। इक्वल टू है तो आपका फुल्ली सबमर्ज रहेगा और एपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0। और अगर पार्शियली सबमर्ज रहेगा, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन W, तो पार्शियली सबमर्ज रहेगा, तो उसमें एपेरेंट वेट विल बी लेस देन नॉर्मल वेट। तो नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड विल बी, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, कौन ज़्यादा है, W और F2। नेट फोर्स कौन ज़्यादा है, W ज़्यादा है, F2 कम है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, W माइनस, डायरेक्शन इसका नीचे रहेगा, ठीक है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स बराबर क्या होता है, मुँह हटाओ ना यार, चलो गर्दन उठाओ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसका मास हमको पता है m है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, W माइनस F2 डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा, इसी एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, सिंक करेगा, ठीक है। इससे तुमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए दिया, एट व्हाट एक्सेलरेशन ये जाके नीचे सिंक करेगा, तो निकल जाएगा, वेट उसका निकाल लोगे, अब थ्रस्ट कितना लगा वो निकाल लोगे, ठीक है। और नेट निकालोगे, W माइनस F2 इज इक्वल टू MA
तो ए बराबर निकल गया। यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन। kgf फोर्स है ना। देखो इस केस में एक और चीज़ है कि विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड इज नॉट कंसिडर्ड हियर। यहाँ पर खाली कौन सा कंसिडर किया है? अपथ्रस्ट किया है या बायंट फोर्स किया है कंसिडर। विस्कोसिटी क्या होता है जानता है? अगर कोई थिक फ्लूइड है तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो ये थिक फ्लूइड जो है सो अपने से उसको पास करने में रोकता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। उसको क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। उदाहरण के लिए एक घी है, पूरा गाढ़ा घी है, और एक पानी है। एक ही ऑब्जेक्ट दोनों में गिराएंगे तो कौन पानी बॉटम पे पहले गिरेगा? क्योंकि विस्कोसिटी उसका लगभग नील, ठीक है। और घी वाला उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो उसको अपोज करेगा, ठीक है। लेकिन ए वाला जो इक्वेशन डेराइव किया गया है, ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस F2 डिवाइडेड बाई एम, इसमें ये विस्कस फोर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अपथ्रस्ट। ये याद करना होगा आपको। क्या है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? लार्जर द वॉल्यूम सबमर्ज्ड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट किस पे निर्भर करता है? सबमर्ज्ड एरिया, कितना वाटर सबमर्ज्ड है, कितना रिप्लेस किया है। अगर ज़्यादा सबमर्ज्ड है तो ज़्यादा रिप्लेस करेगा तो अपथ्रस्ट ज़्यादा। तो याद रहेगा, लार्जर द वॉल्यूम सबमर्ज्ड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम सेम है बॉडी का इनसाइड ए फ्लूइड, मोर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मोर इज द अपथ्रस्ट। क्या था? रो जी एच न था, प्रेशर रो जी एच। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? रो जी एच इंटू एरिया, ठीक है ना। तो ये जो अपथ्रस्ट है क्या फोर्स है? ये किस पे डिपेंड कर गया? डेंसिटी पर। अगर फ्लूइड जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसमें आपका अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। अपथ्रस्ट एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपथ्रस्ट किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? अपवर्ड। एट द सेंटर ऑफ बॉयंसी, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फूड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, उसका मान के चलिए कि फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, तो हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानता है, एक जैसे गोला है तो इस पे वेट लग रहा है, मास m है, तो इसका मास क्या हो जाए, वेट कितना होगा? जी। तो ये mg कहाँ एक्ट हो रहा है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर? ये इसके सेंटर पे लिया जाता है कि इसके सेंटर पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन यही मान लीजिए कि इस तरह की शेप में बॉडी है, या मान लीजिए कि कोई आपका बॉडी सबमर्ज्ड हो गया जहाज की वजह से, तो इस तरह से इतना एरिया सबमर्ज्ड हो गया। तो अब ये सबमर्ज्ड हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास, जहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इसका सारा फोर्स ऑफ थ्रस्ट लोकेटेड है, तो कहाँ हो जाएगा? एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यहीं से उम्मीद किया जाता है कि ये फोर्स लग रहा है अप थ्रस्ट ऊपर में। अब जैसे देखिए, व्हेन ए बंच ऑफ फीदर, पंख, और पेबल, स्टोन, दोनों का सेम मास है, अलाउड टू फॉल इन एयर, विच वन विल फॉल फास्टर एंड व्हाई? कौन पहले गिरेगा, पेबल कि फीदर? पेबल। क्यों पेबल गिरेगा? यार मुँह हटाओ ना। क्यों? किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर न जी, हैं? तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, फीदर का कि पेबल का? सेम मास है, हैं? तो उस पर ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा, ज़्यादा एयर जो है सो डिस्प्लेस्ड करेगा। पेबल इतना बड़ा है
तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा, इतना ही ना। और फिदर जो है सो उसी मास का बहुत सारा एरिया हो जाएगा, वो जो है सो ज़्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा। तो ज़्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा तो वो अपथर्स्ट जो है सो उस पर ज़्यादा लगेगा। तो अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा तो उसका गिरने का स्पीड स्लो कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। स्पीड स्लो हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फास्टर कौन गिरेगा? वाह गजब, फेदर फास्टर गिरेगा। पेबल। हाँ, तो फॉर ए यूनिफॉर्म बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड इनसाइड ए लिक्विड, सेंटर ऑफ बॉयंसी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। जैसे आपका बॉडी यूनिफॉर्म है, लेकिन यही मान लीजिए कि इस तरह का कोई बॉडी होगा तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म बॉडी के केस में सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है सो कोइंसाइड करता है किसके साथ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। दैट इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी which lies below the center of gravity of entire body। इंटायर बॉडी का जो है सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हुआ, और डिस्प्लेस्ड का कितना हुआ? यहाँ पर हुआ, तो ये नीचे रहेगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? देख लीजिए, ये बॉडी है, फ्लूइड में है, ठीक ना। तो ये इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जो डिस्प्लेस्ड पार्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ बॉयंसी ए है। ये अगर नीचे रहेगा तो क्या रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर आप हल्का सा भी टिल्ट कीजिएगा ना, तो टिल्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? ये वापस अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें क्या देता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GW, बॉयंसी, इसका F भी ऐसे लगेगा। तो ये दोनों बैलेंस करेगा और अल्टीमेटली ये आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। सिमिलरली, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी गो ठीक है, तो ये जो M है सेंटर ऑफ, अगर M जो है सो ये अधिक करने के बाद ये ऊपर में अगर रहा, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करेगा? स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही M G के बिलो हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ऐसे किए तो पलट जाएगा। ये इस सब का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, किसमें? शिप वगैरह में, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉयंसी, और ये तीनों हमेशा एक लाइन में होना चाहिए। जहाँ ये नीचे या M अगर G के ऊपर है तब तो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही अगर M इसके नीचे आ गया G के, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जहाज वहाज के केस में होता है, डूबने का संभावना रहेगा। अब देखिए, रीजन ऑफ थ्रस्ट क्या होता है? लिक्विड कंटेन इन ए वेसल एक्सर्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन। हर पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और ऑल डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स नहीं प्रेशर, ठीक ना। तो प्रेशर एट ए पॉइंट इन लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। एक पॉइंट पर अगर प्रेशर लिखेगा तो आपका हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहेगा। If a body is immersed in a liquid, pressure difference between upper and lower face of the block will be, ये मान लीजिए कि अपर है, अपर और ये लोअर, अपर है P1, लोअर है P2। किस पे ज़्यादा प्रेशर होगा? प्रेशर बराबर क्या था? रो जी एच, जितना ज़्यादा H उतना ज़्यादा P। तो
तो कौन एच किस में ज़्यादा है, P1 में कि P2 में? HP1 HP1 में। गुड। AH हो गया और AH हो गया। नीचे से एच न पाएगा। नीचे से एच न पाता है। फ्री सरफेस से कितना डेप्थ पर जो है सो बॉडी सबमर्ज्ड है, कितना डेप्थ पर है, वही ना देखते थे एच। समझा? तो ये जो है सो ज़्यादा है, तो P2 क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर ज़्यादा, P1 कम। तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। सो नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इंटू ए। हाउएवर जो थ्रस्ट है साइड वॉल पे, ए इधर लग रहा है, ए इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड। हाउएवर ए लैमिना और थिन शीट, लेकिन मान लो कि एक लैमिना या थिन शीट लगाते हैं इमर्स्ड इन वाटर, प्रेशर डिफरेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। कारण कि थिन है तो ये जो हाइट है दोनों सरफेस में, इस सरफेस में और इस सरफेस में, ये हाइट लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये हाइट नेग्लिजिबल मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 जीरो हो जाएगा, 0 into A0 तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, 0 तो फोर्स कौन सा बचा, तो ये कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सिंक हाँ सिंक होगा। ठीक है ना, लैमिना या थिन शीट रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि H जो है सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो P2 इज इक्वल टू P1, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो, तो अब नेट फोर्स अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एरिया इज इक्वल टू जीरो। तो अपवर्ड फोर्स जीरो, तो अब जो भी फोर्स बचा वो डाउनवर्ड फोर्स बचा, उसका वेट, और ये वेट इसको नीचे ले जाके सिंक कर जाएगा। ठीक है, अब जाइए, अब आता है अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये कैसे निकालेंगे। अब देख लीजिए, यही एक बॉडी है, ठीक ना, इसमें एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ए इसका डिस्टेंस है h1, इसका डिस्टेंस है h2, तो इस पर फोर्स लगा F1, इस पर लगा F2, ये हो गया आपका प्रेशर P1, ये प्रेशर हो गया P2। P1 बराबर क्या हो जाएगा, मुँह पर से हाथ हटा लो ना यार, F1 बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू, तो वही हो गया प्रेशर इनटू एरिया। सिमिलरली P2 बराबर क्या हो गया, H2 रो जी, F2 बराबर हो गया H2 रो जी A। अब FB बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस नेट फोर्स F2 माइनस F1। देखिए रो जी A कॉमन है, तो एरिया इंटू H2 माइनस H1 रो जी, और ये H2 माइनस H1 क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया, एरिया लेंथ, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये जो सिलेंडर है ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, V वॉल्यूम रो जी। ठीक है, अब देखिए रो बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो ए इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, वॉल्यूम इंटू मास बाय वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया,
तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, और mg क्या हो गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपथ्रस्ट जो है आपका किसके बराबर है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जितना जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के बराबर होता है अपथ्रस्ट। अब कौन कौन से फैक्टर है जो अपथ्रस्ट को, पहला तो हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। ज़्यादा वॉल्यूम सबमर्ज्ड तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो मास ज़्यादा होगा और अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए डेंसिटी ज़्यादा है तो अपथ्रस्ट, डेंसिटी कम है अपथ्रस्ट कम है। अब देखिए इफेक्ट क्या होगा अपथ्रस्ट का, तो वेट ऑफ ए बॉडी सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड अपीयर्स टू बी लेस देन इट्स एक्चुअल वेट। अभी पीछे वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे, पीछे वाले स्लाइड में देखे थे ना, पीछे वाले स्लाइड में हम लोग इसको देखे थे कि पूरी तरह से अगर सबमर्ज नहीं है, दो तरह का एग्जांपल लिए थे। एक तो था आपका पार्शियली सबमर्ज्ड, एक फुल्ली सबमर्ज्ड और एक सिंक। तो इस केस में फुल्ली सबमर्ज्ड रहेगा तो 0, कारण कि वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो इसका एपरेंट वेट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर पार्शियली सबमर्ज्ड है तो पार्शियली सबमर्ज्ड के केस में इसका वेट हुआ समथिंग, अपथ्रस्ट हुआ समथिंग, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट जो है क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट लेस करवा देगा। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ हैं, इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट। वेट ऑफ ए बॉडी सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड अपीयर्स टू बी लेस देन एक्चुअल वेट। उदाहरण के लिए जब भी आप बकेट आप कुआं से या तालाब से उठाते हैं जो पानी से भरा हुआ है तो उसमें आपको भार नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही उसको पानी से बाहर निकालने लगते हैं तो फुल उसका जो वेट है वो आप फील करने लगते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा लगता है, अपथ्रस्ट की वजह से। वेट तो उसका जो है सो है ही, उतना पानी डिस्प्लेस कर रहा है तो उस वजह से अपथ्रस्ट जो लग रहा है, अब ऊपर वाले डायरेक्शन में वेट नीचे वाले डायरेक्शन में, तो नेट हो गया वेट माइनस अपथ्रस्ट, तो इसलिए वो वेट हमको 0 फील होता है। ठीक है, जैसे ही लेकिन ऊपर आए तो अपथ्रस्ट, अब तो जरा सा भी पानी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, अपथ्रस्ट 0, तो टोटल फोर्स क्या हो गया उसका, वेट, आपको उठाने में ताकत लगता है। ए बॉडी वेट बाय ए सेंसिटिव स्प्रिंग बैलेंस will weigh slightly less in air than in vacuum due to upthrust of air। अगर मान लो बहुत सेंसिटिव स्प्रिंग बैलेंस है तो जब उससे आप किसी चीज़ को नापिएगा तो एयर की वजह से जो अपथ्रस्ट रहेगा वो आपको उसका वेट कम कर देगा, उसको अगर आप इससे कंपेयर करते हैं। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन ए बॉडी इमर्स्ड, याद रखना है, व्हेन ए बॉडी इमर्स्ड पार्शियली या कंप्लीटली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस सम अपथ्रस्ट which is equal to the weight of the liquid displaced, which is equal to weight of liquid displaced by it। तो जब भी कोई बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो एक अपथ्रस्ट लगता है, और ये अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो एपरेंट लॉस इन वेट किसके बराबर हो जाएगा, अपथ्रस्ट के। तो ये जो है सो सिर्फ लिक्विड पर ही नहीं गैसेस पर भी अप्लाई करता है।
इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो बायोएंट फोर्स जो है एक्टिंग ऑन सॉलिड सिलेंडर ए इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन हॉलो सिलेंडर बी। ये हॉलो सिलेंडर बी है, इसके अंदर हम पानी भर दिए हैं, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर ए। अब देखो ये सिलेंडर ए क्या है? सॉलिड सिलेंडर ए है, ठीक है। ए अर्थ किए तो ये वाटर डिस्प्लेस किया। अब ये डिस्प्लेस कर दिया और वही डिस्प्लेस्ड वाटर हम इसमें डाल देते हैं हॉलो सिलेंडर में। ये जो है सो आपका हॉलो है और ये जो है सो आपका सॉलिड। सॉलिड जो पूरा अंदर से भरा पड़ा हुआ है, अंदर से खोखला नहीं है, उसमें कुछ रखने का जगह नहीं है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर डाले, लिक्विड डिस्प्लेस किया तो इसका एपरेंट वेट कम हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके ठीक ऊपर स्प्रिंग बैलेंस से अटैच किए हुए हैं एक हॉलो सिलेंडर। तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम हम पानी डाल दिए इसमें, ठीक है। तो नेट वेट क्या हो गया? जो पहले था वही। इसको हटा देंगे, हॉलो सिलेंडर को खाली रखेंगे तो वेट तो घटेगा इसका, लेकिन जो डिस्प्लेस हुआ है वो हम इसमें रख दिए तो इसका मतलब है कि वो बैलेंस कर दिया, वेट हमारा चेंज नहीं हुआ टोटल, ठीक है। ये बैलेंस है। बैलेंस में हॉलो सिलेंडर में आप जितना डिस्प्लेस किया है ना उतना आप भर दिए हैं। तो व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस था वो यहाँ पे डाल दिए तो दोनों का ये सेम रह गया। अगर ये नहीं डालते तो ये कम हो जाता, ठीक है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ द सॉलिड। ये हम लोग अब आते हैं इसमें आर्किमिडीज में। स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। इसको यूरेका कैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड है, स्प्रिंग बैलेंस पे आपका रीडिंग आ रहा है, देखो 0 पर है। जब इससे वेट किए तो फिर क्या हो गया? इसका मान लीजिए 50 शो कर रहा है। अब इसको इसमें हम सबमर्ज किए तो ये क्या करेगा? कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। जो भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो कहाँ जाएगा? दूसरे वाले में गिर जाएगा। तो इसका वेट देखिए आपका 50 से क्या हो गया? 30। वेट घटा, ये 50 था, 50 से घट के हो गया 30। क्यों 30 हो गया? क्योंकि इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है 50 किलो ही, लेकिन अब थ्रस्ट कितना हो गया इस पे? 20 किलो। तो नेट कितना हो गया? 50 माइनस 20 और ये 20 कितना? 20 क्या है? ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड इतना डिस्प्लेस किया है ना, उसका ये वेट है। इज इक्वल टू द लॉस इन वेट ऑफ द सॉलिड। ये बात समझे? इस बात को क्या समझे? बता सकता है? बताओ। इसका पहले वेट 50 था, फिर ये जब ये यूरेका कैन में डाला तो थोड़ा सा जो फ्लूइड था वो वाटर था वो डिस्प्लेस हो गया और इसका वेट कम हो गया क्योंकि ये जो है 20 का थर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहा है और जो ये डिस्प्लेस्ड वाटर है इसका भी वेट 20 हो। ठीक है, 20 अब थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ द सॉलिड। कितना लॉस हुआ है वेट? 50 में से 30 आया तो 20 किलो लॉस हुआ है, तो इसका वेट हो जाएगा तुमको 20। ठीक है, समझ गए? अब देखिए बॉडी ऑफ डेंसिटी रो सिंक्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल। एल हो गया लिक्विड, ठीक है। इफ रो इज मोर देन रो एल।
जो कोई बॉडी है जिसका डेंसिटी रो है, वो किसी लिक्विड में कब डूबेगा? जब इसका डेंसिटी ज़्यादा हो। भारी रहेगा तभी ना, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तभी वो डूबेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। कब? यदि दोनों का डेंसिटी बराबर हो या रो इज लेस देन एल। अगर रो बराबर रो एल है तब उस केस में क्या हो जाएगा? फुल्ली सबमर्ज्ड रहेगा। ठीक है। इफ रो इज लेस देन रो एल तो उस केस में पार्शियली सबमर्ज्ड रहेगा। समझा? रो इज इक्वल टू रो एल तो फुल्ली सबमर्ज्ड, रो इज लेस देन रो एल तो पार्शियली सबमर्ज्ड, और रो इज ग्रेटर देन रो वन तो सिंक कर जाएगा। ठीक ना? आयरन नेल और पीस ऑफ कॉर्क ऑफ सेम मास, आयरन नेल लिए और पीस ऑफ कॉर्क सेम मास का लीजिए, सॉलिड बॉडी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ नोन डेंसिटी एंड प्लेस देम ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या होगा? आयरन नेल सिंक कर जाएगा। क्यों सिंक कर जाएगा? क्योंकि इसका डेंसिटी रो इज ग्रेटर देन रो एल। लेकिन पीस ऑफ कॉर्क सेम मास का है तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ ए हॉलो बॉडी, अब मान लीजिए हॉलो बॉडी है तो एवरेज डेंसिटी उसका क्या हो जाएगा? इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ बॉडी, यानी मास ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, और हॉलो है तो उसके अंदर क्या होगा? एयर रहेगा। ठीक ना? मास ऑफ एयर इनक्लोज्ड टू इट्स टोटल वॉल्यूम। तो हॉलो बॉडी है तो उसका एवरेज डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा? मास मटेरियल का प्लस मास एयर का। ठीक ना? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो ये समझ में आ गया डेंसिटी का रिलेशनशिप। अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी और मेजरमेंट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए, इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट मासेस, इक्वल मास डिफरेंट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? तो मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इट इज ए वेक्टर की स्केलर, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड और डायमेंशन है, नो डायरेक्शन। ठीक है। तो डेंसिटी बराबर हो गया रो इज इक्वल टू मास बाय, यूनिट हो जाएगा मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। अब देखिए, टेम्परेचर का जब बढ़ेगा तो मास क्या हो गया? बढ़ जाएगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा कि घटेगा? मास नो चेंज। ठीक है। लेकिन वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस क्या होगा? क्यों डिक्रीज? मास में तो कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एक्सेप्शन याद रखना है, वाटर 4 डिग्री तक क्या होता है? 4 डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट करता है और 4 के बाद एक्सपेंड करता है अप टू 0 डिग्री। सो डेंसिटी इंक्रीजेज अप टू 4 एंड डिक्रीजेज फ्रॉम 4 टू 0। मैक्सिमम डेंसिटी कितना पर हो गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है।
अब आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? ये मान लीजिए सॉलिड है और उसका वाटर है। रो एस सॉलिड का डेंसिटी, रो डब्ल्यू वाटर का डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम सेम रख लेते हैं। तो मान लीजिए सॉलिड का है रो एस एम एस और रो वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम है, तो रो एस बाय रो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एम एस बाई भी डिवाइडेड बाय भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा उल्टा करके मास डब्ल्यू, भी कट गया। तो रो एस बाई रो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एस बाई एम डब्ल्यू फॉर सेम वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर एट, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है? 4 डिग्री पर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है, उसका डेंसिटी कितना है, उसका रेशियो निकाल लेंगे, मैंने उसके बटे कर देंगे क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इक्वल होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर। हैं? क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्या बोला? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। 1 ग्राम की 1000 ग्राम। 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर में 1 ग्राम होगा। रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ, तो इसी को जो है सो देखो कर दिया, रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम सेम रखना है। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या है? एक प्योर रेशियो है, ठीक है ना। तो इसका यूनिट कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड होगा और डायमेंशन होगा। स्केलर कैसे है? स्केलर तो क्यों है नहीं ही होगा? हैं? यूनिट कहाँ है इसमें? तो यूनिट नहीं है ना, तो मैग्नीट्यूड तो होगा ना। स्केलर में तो दोनों होता है। हैं? स्केलर में दोनों होता है ना। स्केलर में यूनिट होने का क्या, यूनिट का क्या थी है? दिया हुआ था। हैं? स्केलर में मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड और डायमेंशन, यूनिट। हाँ, और वेक्टर में डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब जितना जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर में आ जाएगा। इन सीजीएस सिस्टम डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? इन ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सीधे जो है सो उतना बटे ये हो जाएगा। तो उसका जो डेंसिटी है सीजीएस में सेम रह जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। और इन एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा? उसको 1000 से डिवाइड कर देना होगा। नहीं तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू माइनस क्यू, यानी कि 1000 से डिवाइड कर लीजिए। किसी का डेंसिटी जो है सो मान लीजिए कि 5000 है केजी पर मीटर क्यूब, तो उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? ठीक है। और किसी का 5000 केजी था ना, उसी मान लो कि 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। 5 है, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम और ये रेशियो है, ठीक है। इसका यूनिट ग्राम और इसका नो यूनिट हो गया।
अब आइए, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इसका रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे। रिलेटिव डेंसिटी हो गया रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ, अभी निकाले थे पिछले वाले स्लाइड में, रो एस बाई रो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एस बाई एम डब्ल्यू फॉर सेम वॉल्यूम, यही था अभी। तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया किस पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालते हैं उसका हम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या हो गया, मास ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, weight of body, weight of water displaced, weight of body by upthrust, upthrust मतलब loss in weight of the body, ठीक ना। तो relative density will be equal to weight of body in air divided by weight of body in air minus weight of body in water, net weight. So, if the weight of body in air is W1, weight in water W2, then relative density will be W1 divided by W1 minus W2. ये सब न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आएगा, हमेशा याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए खूब आता है, ठीक है। कहाँ से निकाले, ये सब खाली याद रखोगे ना, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मास mg हो गया वेट, ठीक है। जी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो आखिर वैल्यू चेंज नहीं ना करेगा। तो वेट ऑफ बॉडी और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होता है, अपथ्रस्ट यानी लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो लॉस वेट कितना हो गया, जो एयर में जितना था उससे वाटर में कितना है उसको घटा दिए तो निकल गया। इस तरह आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए, रिलेटिव डेंसिटी व्हेन सॉलिड इज डेंसर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट। एक वुडन ब्रिज लिए, ठीक है, वुडन ब्रिज लिए, ये है आपका स्केल है, तराजू है, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये तराजू है। इसमें धीरे से बिना डिस्टर्ब किए हुए एक वुडन ब्रिज लगाए, एक सॉलिड लिए, इसको सस्पेंड किए लिक्विड में, और इसका आप ये देखिए वेट, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी व्हेन सॉलिड इज डेंसर देन वाटर एंड सॉल्युबल इन इट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इफ ए सॉलिड इज सॉल्युबल इन वाटर, इंस्टेड ऑफ वाटर वी टेक ए लिक्विड ऑफ नॉन रिलेटिव डेंसिटी इन विच सॉलिड इज इनसॉल्युबल एंड इट सिंक्स इन दैट लिक्विड। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर लॉस ऑफ, ठीक है, इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी हमको मालूम रहेगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा सॉलिड का, ठीक है। तो ये आपका हो गया व्हेन इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसके आधार पर आपका निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि सॉल्युबल है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, इफ बॉडी इज सॉल्युबल इन वाटर देन इंस्टेड ऑफ वाटर वी टेक ए लिक्विड ऑफ नॉन रिलेटिव डेंसिटी। ये दूसरा लिक्विड है जिसका रिलेटिव डेंसिटी हमको पता है, ठीक है। तो इसका रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होगा, मान लीजिए लिक्विड L है, तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई रो W, यही ना हुआ है। तो हम निकाल लेंगे क्या,
वेट ऑफ सॉलिड इन एयर W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस WL, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रो एल बाई रो डब्लू। रो डब्लू अगर CGS में ले रहे हैं तो रो एल हो जाएगा CGS में। इनसॉल्यूबल का क्या है? इनसॉल्यूबल में तो सिंपली आपका यही आ जाएगा। इनसॉल्यूबल में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सॉल्यूबल है इसलिए हम एक दूसरा लिक्विड लेते हैं जिसमें वो सॉल्यूबल, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय, अभी तक हम लोग किसका ले रहे थे, अब लेते हैं लिक्विड का। वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वाटर, सेम वॉल्यूम का, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये हो गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सेम बॉडी। तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस लिक्विड, फिर एयर माइनस वाटर, तो ये हो गया आपका, एयर में W1 है, लिक्विड में W2 है और वाटर में W3 है। तो W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 माइनस, ये हो गया आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ गया कैसे? सिंपली है, वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए फिर हम यही करेंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सेम बॉडी। तो ये जब हुआ तो इसमें तो हमारा ऑलरेडी आ जाएगा एपरेंट लॉस इन वेट, तो वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड, सिमिलरली वेट इन एयर, वेट इन वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, W1 एयर वाला माइनस W2 लिक्विड वाला डिवाइडेड बाय W1 एयर माइनस W3 इन वाटर, निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है, वेट बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी इंटू जी। कैसे, वेट होता है mg ना जी, तो m बराबर हो जाएगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू रो, यही ना हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब देखिए FB बॉयंट फोर्स, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, ये जो है सो आपका सबमर्ज्ड पार्ट है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए वेट जो है सो अगर अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो तब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी ग्रेटर हो जाएगा देन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, और क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर वेट बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट के बराबर है तो बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, तो बॉडी विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस, यानी जस्ट बिलो द सरफेस फ्लोट करेगा। कब, जब वेट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट, यानी कि रो इज इक्वल टू रो एल, ठीक है। व्हेन वेट इज स्मॉलर देन अपथ्रस्ट, जो ए वाला है, वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो रो विल बी इक्वल लेस देन रो एल, तो बॉडी विल फ्लोट पार्शियली एबव एंड पार्शियली बिलो सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन है FB, ठीक है, यानी कि रो और बॉडी इज लेस देन रो एल। यही सिंक कब करेगा, व्हेन वेट इज ग्रेटर देन FB और रो इज ग्रेटर देन रो एल। तो यही होता है फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट, यानी वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, और एपरेंट वेट क्या हो जाएगा फ्लोटिंग बॉडी का,
ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यही कहता है, वेट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। यानी कि किस केस में, इस वाले केस में, इक्वल वाले केस में फ्लोटेशन होगा। और जस्ट सबमर्ज्ड अंडर यानी कि पूरा उसके ठीक नीचे सरफेस के फ्लोट कर रहा है। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, डेंसिटी, लिक्विड एंड द बॉडी। अब देखिए, relationship between volume of submerged part of a floating body, density of liquid and body। ये है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी। वेट इज इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब थ्रस्ट क्या था, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी। ठीक है, तो फॉर फ्लोटेशन क्या होना चाहिए, वेट इक्वल टू अप थ्रस्ट। वेट क्या था आपका, भी रो एस जी, और अप थ्रस्ट क्या था, छोटा भी रो है। ठीक है, तो छोटा भी बाई बड़ा भी इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। ये आपको याद रखना होगा। कैसे आया, समझ गए। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ छोटा भी क्या है, इमर्स्ड पार्ट, बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। A floating body of higher density has its more volume submerged। अगर ज़्यादा डेंसिटी है तो ज़्यादा सबमर्ज होगा inside the liquids and hence experience higher upthrust than the body of lower density। A body float in liquid of different densities only and only when density of the body is less than or equal to the density of liquid। अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। कब फ्लोट करेगा, जब उसका डेंसिटी लेस देन है या इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। व्हाट विल हैपन इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट विल सिंक। वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देख लो, जैसे ये है लिक्विड है, ठीक है, ये बॉडी है, फ्लोट कर रहा है। इट मीन्स है कि बॉडी का डेंसिटी इज लेसर देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब मान लीजिए इसका डेंसिटी जो है सो, अब मानते हैं कि इसका डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा है, तो ये डेंसिटी बढ़ा है, तो ये जो है सो अभी मान लीजिए इतना ही अंदर है ना, डेंसिटी बढ़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये और अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। डेंसिटी बढ़ेगा तो और अंदर आ जाएगा। मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट लिए ना, उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या है, इससे और नीचे सबमर्ज्ड होगा, यानी कि और लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, यानी कि अब थ्रस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये किसका था, ये बॉडी का डेंसिटी के बारे में हम चर्चा किए। अब अगर मान लीजिए कि ये जो लिक्विडवा है, इस लिक्विडवा का ही डेंसिटी दूसरा लिक्विड में डाले जिसका डेंसिटी बढ़ा है। अब डेंसिटी बढ़ा है तो ये जो अभी इतना फ्लोट कर रहा है, ये अब इतना फ्लोट करेगा, ठीक है। पहले इतना था ना,
अब जो है सो इतना हो गया। तो यही बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड, क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा व्हेन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज। बॉडी का डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड विल इंक्रीज, और लिक्विड का डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड विल डिक्रीज। क्लियर। अब देखिए आता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये सब इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला चीज है। फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप। आयरन का नेल जो है, आयरन का नेल जो होता है ना, कांटे डूब जाता है, लेकिन शिप फ्लोट करता है। क्यों? लोडेड शिप जो है सबमर्ज्ड मोर, पूरा लोड किया हुआ सबमर्ज्ड शिप है, वो ज़्यादा नीचे सबमर्ज होता है जब आप कंपेयर करेंगे अनलोडेड शिप से। ए शिप बिगिंस टू सबमर्ज मोर एज इट सेल्स फ्रॉम सी वाटर टू रिवर वाटर। क्यों? सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, रिवर वाटर का डेंसिटी कम होता है। कम होता है। ठीक है, तो लिक्विड का डेंसिटी कम होगा तो कहाँ थे, यहाँ पर थे ना। अब देखिए सॉलिड का है ना, अगर लिक्विड का डेंसिटी बढ़ गया, लिक्विड का डेंसिटी बढ़ गया तो ये कम सबमर्ज होगा, और लिक्विड का डेंसिटी इंक्रीज हो गया तो अगर घट गया तो ये ज़्यादा सबमर्ज होगा। यही चीज़ ने इसमें बोल रहा है, शिप बिगिन टू सबमर्ज मोर एज इट सेल्स फ्रॉम सी वाटर टू रिवर वाटर। सब किसका खेल है? रिलेटिव प्लिमसोल लाइन क्या होता है? लाइन होता है उसमें शिप में जो मैक्सिमम होने के बाद इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डूब जाएगा। जब लोड करते हैं तो प्लिमसोल लाइंस को ही वो क्या बोलते हैं, रेफरेंस मानते हैं। अनलोडेड शिप इज फिल्ड विथ सैंड एट इट्स बॉटम, जिसको क्या बोलते हैं? बैलेस्ट। क्यों? क्योंकि वो है डेंसिटी बढ़ाने के लिए। गुड, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी का फ्लोटेशन, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ बॉडी विथ एम्प्टी लंग है 1.07 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और एयर के साथ कितना है? 1। तो सी वाटर का डेंसिटी है देखिए 1.026, और इट इज ईजियर टू स्विम इन सी वाटर, कारण कि सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा है तो अपथ्रस्ट ज़्यादा, तो हम लोग ऊपर में फ्लोट करेंगे ना, तो आसानी से तैर सकते हैं। और डेंसिटी और ज़्यादा है डेड सी का, तब जो है सो हम लोग और आसानी से वहाँ पर तैर सकते हैं, डूबे नहीं करेंगे। ठीक है। फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन। सबमरीन कैसे फ्लोट करता है? इसमें बैलास्ट या फ्लोटेशन टैंक होता है। कहाँ कहाँ? फ्रंट में और रेयर पार्ट में। जब आपको डाइव करना है, अंदर जाना है, तो इसमें वाटर फिल हो गया, डेंसिटी बढ़ा, अंदर गए। राइज करना है तो वाटर जो है सो एक्सपेल्ड बाय कंप्रेस्ड एयर। वो जो टंकी बना हुआ है ना, फ्लोटेशन टैंक, उसमें कंप्रेस एयर प्रेस भेजिए, लिक्विड जो है सो बाहर हो जाएगा, डेंसिटी कम होगा और आप ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। सिमिलरली आइसबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी है आइस का 0.917, इज लेस देन वाटर। तो इस वजह से क्या हो गया, 91.7% ऑफ आइसबर्ग जो है सो कहाँ रहेगा? पानी के अंदर।
हमको दिखता कितना है? 8.3%। ठीक है, तो जब भी बाहर में पानी में दिख रहा है तो समझ लो कि कितना है? 8.3% है। बाकी 91.7 कहाँ है? नीचे है। टाइटैनिक का एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था, ऊपर में छोटा सा दिख रहा था, अंदर में बहुत बड़ा था, टकरा के चील दिया उसका। नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर ऑन मेल्टिंग ए फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस। वाटर का लेवल जो है सो चेंज नहीं करेगा ऑन मेल्टिंग ए फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस। ठीक है, कारण कि फ्लोट करके कहाँ गया? वहीं गया। वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग एबव वाटर सरफेस वाइल फ्लोटिंग। सपोज V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, और छोटा v क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ठीक, देन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ आइसबर्ग इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, देखो यही इक्वेशन, छोटा v बड़ा v, कितना डिस्प्लेस किया है, सबमर्ज्ड है उतना, तो छोटा v बाई बड़ा v इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये छोटा v बड़ा v बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ आइस। तो छोटा v सबमर्ज बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम। ठीक है, फ्लोटेशन ऑफ फिश उसी सिस्टम पे करता है। इसके अंदर स्विम ब्लैडर होता है, पानी भरता है, डेंसिटी बढ़ा, चला गया नीचे, पानी निकाला, डेंसिटी घटा, आया ऊपर। राइजिंग ऑफ बलून्स, ये भी वैसे ही होता है, हेवियर है तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक दोनों का डेंसिटी इक्वल नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। एक किंग जो है वो ऑर्डर दिया गोल्ड क्राउन का, जिसका मास है 2 किलोग्राम। अब एक गोल्ड स्मिथ के पास आता है तो वॉल्यूम ऑफ क्राउन इज फाउंड टू बी 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द क्राउन इफ द डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड इज 20 इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ क्राउन विल बी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, which is just half that of pure gold। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्राउन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास है 2, वॉल्यूम 200। ठीक है, तो ये जो है सो हाफ है। सो समथिंग इज रॉन्ग विद द क्राउन। क्या हो सकता? हाफ है ना हुआ। 2/200 कितना हो गया? 2/200 कैसे होगा? 1 किलोग्राम में। क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। 2/2 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको बदलो मीटर में, क्या हो गया? 10⁻⁻⁶। ठीक है, 100 10⁻⁻⁴, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻। -4 क्यों? सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम नीचे जाएगा ना, हैं? तो ये हो जाएगा तो आपको 10⁻⁴, और ये कितना है? 2 दोनों इंटू 10⁻⁴, है ना, 2 इंटू 10⁻⁴, और ये है आपका 10⁻⁴, तो ट्वाइस हुआ। तो इसका मतलब ये आधा ही हुआ ना, ये जो क्राउन है, तो कहीं गड़बड़ है। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो क्राउन में इम्प्योरिटीज मिला दिया है लाइट मेटल का, लाइट मेटल जिसके कारण इसका मास जो है सो डिक्रीज हो गया है सेम वॉल्यूम पर, सो दैट डेंसिटी एंड मतलब डेंसिटी भी आधा हो गया आपका। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज क्राउन कंटेंस कैविटी, इसके अंदर कैविटी है, जिसके चलते क्या हो गया? वॉल्यूम तो बढ़ गया, ठीक है ना,
लेकिन डेंसिटी घट गया। ये था पहले पुराना ज़माना में जो है ना, ऐसे ही होता था, राजा का सोना का मुकुट बनाना है तो दे दिया गोल्ड स्मिथ को। अब वो क्या करता था कि उसको मिलावट ये सब दिमाग लगा के करता था, इंजीनियर बड़का था। ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब का बहुत जानकारी था। इसी में वो कौन था, आर्किमिडीज जो था ना, यूरेका करके चिल्लाया था, है ना। हुआ कि उसमें पानी में डालेंगे, जितना डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका वेट होगा। वाई आर स्लीपर्स यूज्ड बिलो द रेल्स, तो वो क्या था, किसके लिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर सिर्फ रेल रहेगा तो इतना ही एरिया रहेगा, बहुत कम एरिया है, फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया बढ़ाने के लिए फोर्स, एरिया बढ़ाने के लिए स्लीपर्स लगाते हैं। ए बॉटल फुल ऑफ लिक्विड इज फिटेड विथ ए लाइट कॉर्क। एक्सप्लेन व्हाई ए स्लाइट ब्लो ऑन द कॉर्क में बी सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉटल। ठीक है, ये जो है सो आपका क्या है, बॉटल है, कॉर्क से बंधा हुआ है। अब इस पर आप स्लाइट प्रेशर लगाएंगे तो पास्कल लॉ क्या बोल दिया, ये प्रेशर जो है सो एक अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये देखिए सरफेस एरिया कितना हो गया, बहुत छोटा हुआ, और ये सरफेस एरिया कितना हो गया, हाइड्रोलिक, ठीक ना। तो फोर्स जो रहेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, सफिशिएंट होगा, जो बोतल को तोड़ सकता है। समझ गए। Why an air bubble in water rises from bottom to top and grow in size। अब देखिए नीचे जो है सो क्या है इसका, ज्यादा नीचे से जैसे ही ऊपर आने लगेगा प्रेशर इसका नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है सो जब ऊपर होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक ना। प्रेशर जैसे ऊपर आने लगेगा कम होगा। तो एक बॉयल्स लॉ होता है, ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो देख लीजिए प्रेशर घटा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा तब नहीं कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर घटा, प्रेशर ऊपर जाने पे घट रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो सेम चीज़ होता है कि बबल जब ऊपर राइज होता है तो प्रेशर कम होने की वजह से वो राइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ए सॉलिड सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए कंटेनर इन कांटेक्ट विद द बेस, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है और बेस के कांटेक्ट में है, और अब इसमें लिक्विड पोर किया जा रहा है, डाला जा रहा है लिक्विड। अब लिक्विड डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। इज पोर्ड इनटू द कंटेनर, नन ऑफ इट गोज बीनीथ द सॉलिड। ये तो नीचे है, तो नीचे तो सॉलिड की तरफ नहीं जा रहा है। विच रिमेन्स क्लोजली इन कॉन्टैक्ट विद द बेस, इज देयर ए बॉयंट फोर्स ऑन द सॉलिड। बॉयंट फोर्स होगा, ऑफ थ्रस्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई लिक्विड डिस्प्लेस एक कर ही नहीं रहा है। नो, बिकॉज देयर विल बी नो बॉयंट फोर्स ऑन द सिलेंडर एक्चुअली have the on the cylinder will experience a downward force due to hydrostatic pressure. However, if liquid comes in between, अगर इस बीच में आ जाता है तब buoyant force। चलिए, why a soft plastic bag weighs the same when empty or when filled with air at atmospheric pressure? Air would be the same if measured in vacuum। अगर वैक्यूम में करेंगे तो सेम रहेगा। इफ द वेट ऑफ एम्प्टी बैग इज, छोटा भी बड़ा भी,
its weight. When the bag is filled at normal temperature, its weight will increase. कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पर। अब है ए बकेट ऑफ वाटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। Thus the reading of balance change when a piece of a stone suspended from a string, ये देखिए है क्या है, बकेट ऑफ वाटर है, किसमें लगा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस से हम टांगे हुए हैं, ठीक ना। When a piece of a stone suspended from a string is immersed in water, एक स्ट्रिंग से एक करके एक स्टोन हम इसमें गिराए, मैंने टांगे हुए हैं, विदाउट टचिंग द बकेट, बकेट को टच किए बिना, तो क्या होगा, डज द रीडिंग ऑफ बैलेंस चेंज, बैलेंस इसका जो बकेट का है वो चेंज होगा, यस। क्यों, रीडिंग द बैलेंस विल इंक्रीज बट द इंक्रीज इन वेट विल बी इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ द स्टोन एंड नॉट द वेट ऑफ अ स्टोन। अब जैसे इसमें होगा कि यस वो तो आया ही ना, अलग से एक स्टोन इसमें आ गया तो स्टोन का वेट ऐड हो जाएगा तो बढ़ेगा, लेकिन स्टोन का वेट ऐड नहीं होगा, कितना हो जाएगा, स्टोन का वेट माइनस अपथ्रस्ट कितना डिस्प्लेस किया है, मतलब एपरेंट लॉस इन वेट जो होगा उतना इंक्रीज करेगा। तो यही मान लीजिए कि हम ऐसे खाली एक आइडिया देने के लिए है, अगर मान लीजिए स्टोन का जो है सो आपको वॉल्यूम दे देगा तो उस हिसाब से आपको फिर निकालना पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन समझ में आया ना इसमें क्या होगा, कैसे होगा कि स्टोन का जो वेट है 5 किलो तो 5 किलो नहीं बढ़ जाएगा, वो जो अपथ्रस्ट है उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा उतना बढ़ेगा। When a piece of iron or cork is put in water in the bucket, तब उस केस में क्या हो जाएगा, yes बढ़ेगा, reading of the balance will increase but increase in weight will be equal to the weight of iron or cork piece। अब देखिए अलग से इसमें हम स्ट्रिंग से लगाए हुए थे, जो शुरू में जो था ये वाला पीस ऑफ स्टोन वाले केस में विदाउट टचिंग बकेट, लेकिन अब जो आयरन या कॉर्क पीस आप डाल रहे हैं तो ये सीधे डायरेक्ट इसमें आ गया, ठीक है। तो ये जो वेट बढ़ेगा ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ आयरन या वेट ऑफ कॉर्क पीस के। क्यों, क्योंकि वो इसमें अब थ्रस्ट वाला नहीं होगा, होगा कैसे, तो बात तो बराबर ना हो गया, जितना ये डिस्प्लेस करेगा उतना तो वेटवा जो है सो इसका बढ़िए ना जाएगा। तो इसलिए नेट वेट जो है सो क्या होगा, पहले का जितना वेट था प्लस वेट ऑफ आयरन, ठीक है, कारण कि आयरन तो इसी में ना है। अब आता है ए बॉय इज कैरिंग अ फिश इन वन हैंड, ये तो बनाया हुआ है, और बकेट फुल ऑफ वाटर इन अनदर हैंड, ठीक है। अब वो क्या किया कि दूसरे हाथ में जो मछली था उसको बकेट में डाल दिया, सोचते हुए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि हम ये डाल देंगे तो इसका फिश का वेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो वह क्या कर रहा है, लेस वेट कैरी कर रहा है, ठीक है, तो सही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि वो उसमें डाल दिया ना, हाँ वो फिश को पानी में डाल दिया, फिश का वेट जो है सो रिड्यूस होगा अब थ्रस्ट के चलते, लेकिन टोटल वेट जो होगा, बट द वेट ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, वाटर का वेट जो है ना उसी अमाउंट से बढ़ गया है, तो टोटल वेट जो कैरी कर रहा है अनचेंज्ड रहेगा। अब है एक आदमी है एक बोट में बैठा हुआ है और
फ्लोट कर रहा है पॉन्ड में। अब उसमें से पानी अगर पी लेता है पॉन्ड से, तो लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा पॉन्ड में, कम होगा बढ़ेगा? देखिए, Remain the same. इफ द मैन ड्रिंक, मान लीजिए कि mg ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड, तो वेट ऑफ बोट प्लस मैन सिस्टम विल इंक्रीज बाय mg, ठीक है? नहीं, इतना बढ़ जाएगा। सो द सिस्टम विल डिस्प्लेस mg मोर वाटर फ्रॉम फॉर फ्लोटिंग, यानी इतना वेट बढ़ तो जाएगा और उतना जो है सो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। सो ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द वाटर लेवल इन पॉन्ड विल फॉल। लेकिन फिर पानी इधर बोट और मैन का वेट बढ़ गया तो और नीचे जाएगा और डिस्प्लेस करेगा, तो वाटर लेवल विल राइज, and so the water removed from the pond is equal to the water displaced by the system, so level of water remain unchanged. अब देखो, why does a uniform wooden stick or log float horizontally? If enough iron is added to one end, it will float vertically, ठीक है? यूनिफॉर्म वुडन स्टिक है, ठीक ना, ये क्या करता है, कैसे तैरता है, हॉरिजॉन्टली तैरता है। अगर मान लीजिए कि इसके एक साइड में ढेर सारा आयरन लोड कर देंगे तो क्या ये वर्टिकली फ्लोट करने लगेगा? तो देखिए, व्हेन ए वुडन स्टिक इज मेड टू फ्लोट वर्टिकली, इट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल एज इट मेटा सेंटर, जो एम जो हम लोग देखे थे, मेटा सेंटर कहाँ होना चाहिए, जी के ऊपर के नीचे। मेटा सेंटर विल बी लोअर देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड विथ अ स्लाइट टिल्ट इट विल रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ कपल फॉर्म बाय द थ्रस्ट एंड वेट इन द डायरेक्शन ऑफ टिल्ट टिल इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। समझ गए? हाँ, नहीं समझा, ठीक है? हॉरिजॉन्टली फ्लोट करता है क्योंकि इसका मेटा सेंटर इज लोअर देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है?